साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि हम जेएनयू के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, उसी क्रम में कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम दोनों बातें समझेंगे कि कैसे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कैसे वो क्वेश्चन या वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है, वो आपको पुख्ता करना है, यानी कि वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, राइट? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एपिमेरिक पेयर। तो जब भी आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, तो ये आपको क्योंकि समय कम है और कार्य ज़्यादा है, तो ये कुछ कार्य आपको करना होगा। तो कार्बोहाइड्रेट में जब भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप एनामर्स पढ़ेंगे और एपीमर पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को मैं इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आराम से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। तो जब भी आप एपीमर पढ़ते हैं तो कार्बन के डिफरेंट पोज़ीशन पे जब कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एपीमर बोलते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम्पल होता है, इसमें आपको याद रखना है ग्लूकोज़, गैलेक्टोज़, ठीक है? और मैनोज़, ये जो होते हैं ये कार्बन के ही है ना एपीमर होते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जब आपको मैं यहाँ पे आपको बहुत घबराने की बात नहीं है, मैं आपको यहीं पर ही सॉल्व करा दूँगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एपीमेरिक पेयर। तो डी ग्लूकोज़ एंड डी गैलेक्टोज़ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालाँकि ग्लूकोज़ और मैनोज़ भी होता है, लेकिन वो एल फॉर्म में नहीं होता है। तो यानी कि यहाँ पर ये बात इन्होंने गलत बोली थी, इस वजह से ये ऑप्शन कट गया है। और गैलेक्टोज़ जो होता है, ये आपका किस पोजीशन पे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इवन सीएसआईआर में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये याद रखिएगा, गैलेक्टोज़ जो होता है वो आपका 4th पोजीशन पे एपीमर होता है और मैनोज़ जो होता है वो आपका 2nd पोजीशन पे होता है। याद कैसे रखेंगे? मैनोज़ में आप जब आप स्पेलिंग पढ़ेंगे तो एन 2 बार है, तो इसी को पकड़ के लिख दीजिएगा 2, ठीक है? बस यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग डी ग्लूकोज क्या है उसके बारे में पढ़िएगा, डी फ्रक्टोज कहाँ-कहाँ आपने पढ़ा है उसको नोट डाउन करिएगा, राइबोज कहाँ पढ़ा है उन बातों को भी नोट डाउन करिएगा। बाकी जो हम यहाँ से सीख कर जाएँगे, हम ये सीख कर जाएँगे कि हमको एनामर और एपीमर ये 2 बातें हमको अच्छे से तैयार करनी है, राइट? इसके बाद मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स क्या होते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग का एक पूरा वीडियो अवेलेबल है, तो यहाँ पे उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको वो टॉपिक एकदम आपके टिप्स पे होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर chaperones आर क्लास ऑफ प्रोटीन व्हिच हेल्प इन द सेलुलर प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं बाई। तो प्रोटीन फोल्डिंग कराते हैं ताकि मतलब कोई गलत तरीके से वो फोल्ड ना हो जाए, यानी कि प्रिवेंटिंग एग्रीगेशन से बचाते हैं, ठीक है? करेक्टिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड वाले तो दूसरे होते हैं, पीडीआई वगैरह होते हैं, ये आपको याद आ जाएगा जब आप उसको पढ़ेंगे। राइट, वो आइसोमरेज़ एंजाइम होते हैं, सिस ट्रांस आइसोमराइज़ेशन एक अलग चीज़ होती है, तो कुल मिला के वो गलत फ़ोल्ड ना हो जाए, तो जो टेक्निकल टर्म होता है उसको प्रिवेंट एग्रीगेशन बोलते हैं। जो बच्चे यहाँ पे चैनल को जॉइन किए होंगे, वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो नहीं सॉल्व कर सकते हैं, वो इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रोटीन फ़ोल्डिंग के 3 लेक्चर्स आपको आसानी के साथ हमारे चैनल पे मिल जाएगा और जिससे आप बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जो कि आपका जेनेटिक्स जब आप पढ़ेंगे, जब आप ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको पढ़ना है। दुनियादारी नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लर्निंग वाली चीज़ें हैं, बाकी ये कहानी ऐसे ही बनाएँगे आपका समय नष्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ से भी हम कुछ अच्छी चीज़ें सीख कर जाएँगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक प्रेग्नेंट मदर है विथ ए हिस्ट्री ऑफ ए जेनेटिक डिजीज़ है। अब प्रूवेंट थ्रू अ क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया है, कैसे किया गया है? एमनियोटिक फ्लूइड से किया गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। पूछा जाएगा नेक्स्ट टाइम क्रोमोसोमल टेस्टिंग करना है, कौन-सा फ्लूइड लें? तो कौन-सा फ्लूइड लोगे? एमनियोटिक फ्लूइड लोगे। ये भी जब आप रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पढ़ते हो तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। ठीक है? एट 15 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी के टाइम पर किया गया है। जिम्सा स्टेन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जब स्टेनिंग के बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, क्रोमोसोम के लिए हम जिम्सा करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे जैनस ग्रीन करते हैं। ठीक है? तो ये पर्टिकुलर कुछ-कुछ स्टेनिंग होता है जो ची पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स के लिए स्पेसिफिक होता है, तो जहाँ-जहाँ ये मिलता जाएगा उसको नोट डाउन कर लिएगा। एटलीस्ट 2 तो याद रखिएगा। इसके बाद माइटोटिक मेटाफेज स्टेज में आपने देखा डिलीशन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5। अब आपको बताना है इन योर ओपिनियन व्हाट वुड द मोस्ट लाइकली क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है उस बच्चे में। तो बहुत सारे आपके सिंड्रोम होते हैं, हालाँकि यहाँ पे जो आपके लिए नया सिंड्रोम होगा, हालाँकि एमएससी लेवल पे आपको पता होना चाहिए इन चारों के नाम, बट मैं आपको डाउट भी देता हूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ ट्रेस कर सकते हैं। क्यों ट्रेस कर सकते हैं? डाउन सिंड्रोम आप बहुत पढ़ते हैं, आपको किसी भी बुक में आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। ट्राइसोमी कंडीशन होती है, किस क्रोमोसोम नंबर पे होता है? 21वें क्रोमोसोम नंबर पे होता है। ठीक है? टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये आपका फीमेल्स में होता है। एक क्रोमोसोम कम हो जाता है 45 प्लस एक्सो ये वाली कंडीशन रहती है।
क्लाइनफिल्टर हमने आपको बहुत बार बताया है, यहाँ पर जो कंडीशन आती है वो शायद 44 प्लस XXY आती है। और जब हमने बार बॉडी कैलकुलेट कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जब आपसे कहेगा बार बॉडी कैसे निकालते हैं, तो बार बॉडी निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम जो आपका रहेगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 2 यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है तो 2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 बार बॉडी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्लाइनफिल्टर जो है वो आपका मेल में है। अब यहाँ पे यानी कि अगर आपको 3 बातें पता थी तो भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते थे कि ये एक नया ऑप्शन था क्राइडो-चैट सिंड्रोम, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी अब आपको यहीं पर हम इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते हैं। ये एक बहुत बढ़िया सा चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डेली अपने टेबल डेस्क पे लगा लीजिएगा और इसको याद करिएगा, इतने से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ऑटोसोमल जो एब्नॉर्मेलिटी होती है, डिलीशन ड्यू टू द म्यूटेशन इन द बॉडी क्रोमोसोम। तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम पढ़ लीजिएगा, ट्राइसोमी होती है, 21 क्रोमोसोम पर होता है। बाकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ये आपको याद रखना है। मेंटल रिटार्डेशंस आती है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। एडवर्ड और पटाऊ, ये भी 2 आपको मैंने डीबीटी जेआरएफ और आईसीएमआर के टाइम पे मैंने बताया था। एडवर्ड के बारे में बताया था कि याद करने के लिए ई ऐसे लिखिएगा और ऐसे से जोड़ दीजिएगा, तो ये 8 बन जाएगा, तो यानी कि ये ट्राइसोमी 18 हो जाएगी। और पटाऊ जो है उसको याद कर लेना यार, ट्राइसोमी ऑफ द 13th क्रोमोसोम। इसके अलावा जो आपका क्राइडो-चैट सिंड्रोम होता है, डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म ऑफ द 5th क्रोमोसोम, तो ये भी आपको याद रखना है। क्राइडो-चैट जो आपको याद रखना है वो 5वें क्रोमोसोम से होता है। बाकी कोई ट्रिक बना लीजिएगा, अभी तो मुझे नहीं ज़हन में आ रहा है, बाकी हम आपको बता देंगे। इसके बाद एलोलोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर जब आपसे पूछा जाता है तो इसका दूसरा नाम एलोलोसोमल भी होता है, तो यानी कि आज हमने यहाँ से ये भी समझ लिया। तो क्लाइनफेल्टर हम याद रखेंगे, ये भी आपका ट्राइसोमी कंडीशन से है, जैसा मैंने आपको बताया 44 प्लस XXY, 1 बार बॉडी, ये आपको एडिशनल नॉलेज मैं दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे क्या-क्या कंडीशंस आती हैं, गायनेक्स्टोमेसिया टेक्निकल वर्ड होता है, इनलार्ज ब्रेस्ट वगैरह, सच इंडिविजुअल कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे। टर्नर सिंड्रोम आपका 45 44 प्लस एक्स एक्सओ ये आपको याद रखना है, ये आपका फीमेल्स में होता है। सुपर फीमेल कंडीशन कब आती है, जब आपके ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम होंगे या मोर देन एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब इसी क्वेश्चन में आपसे कह दे कि भैया इसमें बार बॉडी बता दो कितना होगा, बार बॉडी इसमें 2 होगा, इसमें बार बॉडी 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी तरीके से आपका एक जैकब सिंड्रोम होता है, ये आपका सुपर मेल कंडीशन आता है, यानी कि सुपर मेल का मतलब क्या भैया? जैसे सुपर फीमेल मतलब जैसे आपका फीमेल कैरेक्टर को दिखाने के लिए आपका एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है और मेल के लिए आपका वाई है। तो सुपर कंडीशन जब भी आती है तो आपके मोर देन एक्स क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्स जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे वाई वाई जोड़ दीजिएगा और यहाँ पे जो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात जो आपके निकल कर आएगी, इस जैकब सिंड्रोम या सुपर मेल को क्या बोलते हैं? क्रिमिनल सिंड्रोम बोलते हैं। बाकी क्यों बोलते हैं, ये आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ नई बातें समझी, नई बातों में हमने क्या-क्या समझा, हमने क्रिमिनल सिंड्रोम को आज समझ लिया है, ठीक है? इसके अलावा हमने जैकब सिंड्रोम को समझ लिया, हमने क्राइडो-चैट को समझ लिया है, शॉर्ट आर्म ऑफ द 5th क्रोमोसोम हमने समझ लिया है। तो इतने चीज़ों को हम डेली याद करते रहेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे और सीएसआईआर हो, डीबीटी हो, आईसीएमआर हो, 1-2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलने ही मिलने हैं। ठीक है? तो आशा है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी ये सारी चीज़ें, ये सारे एफर्ट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।